प्रार्थना करूंगा, अशोक जी हमारे प्राण ब्रजकला केंद्र के कर्णदाता गुरु पधारो और बीच में यहाँ पर स्थान लो अपनो। हमारा राधाष्टमी का कार्यक्रम, शशि प्रभा आगे आइए, बैठिए, वहाँ बैठिए, इधर आ जाइए, आप इधर आइए। शशि प्रभा जी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, ब्रज से ही हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं और उर्वशी की टीम में शशि प्रभा भी शामिल होंगी। जो मीडिया हमारी टीम बन रही है उसमें शशि प्रभा तिवारी, आपको बड़ा सहयोग मिलेगा इनसे, हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में मुख्य हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को 6:30 बजे है। इस समय गोष्ठी हमारी हर विषय पे, ब्रज के किसी ना किसी विषय पे होती आती है। उसी संदर्भ में ब्रज की जो साझी कला है उसके विषय पे जो लुप्त होती जा रही है, हमने ये गोष्ठी रखी है। और गोष्ठी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक के रस का नहीं होता है, तो जहाँ शाम को हमारे सैकड़ों में श्रोतागण और दर्शकगण होंगे, यहाँ गुने चुने एकदम जो निचोड़े हुए श्रोतागण हैं और जो ब्रज से वास्तव में जुड़े हुए हैं वो यहाँ एकत्रित होते हैं। मैं, हमारे संयोजक हैं भाटिया जी, श्री मोहन स्वरूप जी भाटिया, जो प्रोदा हैं साझी कला के। हमारे अध्यक्ष हैं इस गोष्ठी के श्री अशोक चक्रधर जी, इनका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अशोक चक्रधर के पिताजी ने ही ब्रजकला केंद्र की स्थापना की है। हम अशोक जी के सहयोग से ही ब्रजकला केंद्र अब तक चलाने में और आगे चलाने में हम कामयाब होंगे। इसी आशा के साथ मैं अब अपने संयोजक श्री मोहन स्वरूप जी भाटिया को माइक देता हूं कि आगे की कार्रवाई का संचालन करें। जय श्री कृष्ण। मेरे साथ एक बार सभी बोलिए, जय श्री कृष्ण। ब्रज की लुप्त होती सांझी कला, इस संगोष्ठी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी और रंगों की सांझी के विशेषज्ञ वृंदावन से पधारे श्री सुमित गोस्वामी जी और यहाँ उपस्थित सभी ब्रजभाषा, ब्रज साहित्य और ब्रज से जुड़े हमारे बंधुवर।
सर्वप्रथम मैं ब्रज कला केंद्र के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गंभीर और बहुत ही ऐसे विषय पर जो आज हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसे विषय पर उन्होंने संगोष्ठी का आयोजन किया है। प्रारंभ में मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं, सांझी वो कला है जो सांझ के समय, सांझ अर्थात संध्या के समय जिसका पूजन किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सांझी। सांझी कई प्रकार की होती है। एक तो लड़कियां और विवाहित महिलाएं गोबर, मिट्टी, आटा, पन्नी, कौड़ी, इन सब उपकरणों से बनाती हैं। एक सांझी जो मंदिरों में बनाई जाती है वो सांझी है रंगों की सांझी। बहुत चमत्कारिक सांझी, जल पर रंगों से ठाकुर जी का चित्र बनाना या कोई और दृश्य बनाना साधारण बात नहीं है, क्योंकि जल पर तो आप रंग डालेंगे तो वो तुरंत बह जाएगा। तो इसके विशेषज्ञ हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री सुमित गोस्वामी जी, राधा रमण मंदिर के गोस्वामी हैं। सांझी धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, काव्य से जुड़ी हुई कला है। पीड़ा ये है कि आज सांझी को भुलाया जा चुका है। अशोक जी, एक समय था छोटी छोटी बालिकाएं सुबह सुबह अपनी गाय का गोबर लाती थीं और दीवार पर सांझी बनाती थीं। ये लोक कला थी। आज इसमें जो व्यवधान हुआ है वो इसका कारण ये है कि अब लड़कियां पढ़ने जाती हैं। जब पढ़कर दोपहर को लौटती हैं तो उस समय तक हारी थकी खाना खाकर और फिर होमवर्क करने लग जाती हैं। तो ना सुबह बन पाती है सांझी, ना शाम को बन पाती है। और इस कारण से हमारी बहुमूल्य लोक कला लुप्त हो रही है। इस बहाने से लड़कियां ये सीख जाती थी कि कला कैसे होती है, घर पर बैठे बैठे। सांझी के प्रारंभ और विकास में अशोक जी कोई ऐतिहासिक क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को प्रसन्न करने के लिए शरद काल में एक दिन सुंदर कलाकृति बनाई थी, जो संध्या समय निर्मित होने के कारण सांझी के नाम से विख्यात हुई। भगवान श्री कृष्ण की सांझी बनाने की बात कुछ विचित्र है, क्योंकि सांझी तो बनाती हैं लड़कियां या महिलाएं, परंतु हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण करके सांझी बनाई हो। स्वामी हरिदास जी का एक पद है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है, तिरिया रूप कियो है कभी आए मिले तत्काल। ये भी संभव है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ सांझी को संबद्ध करने के लिए ये आख्यान गढ़ लिया गया हो। अनुमानतः ये कहा जाता है कि सांझी भगवान श्री कृष्ण के समय से पूर्व बनाई जाती होगी। ब्रजभाषा के अनेक कवियों ने राधिका जी और ब्रजबालाओं के दीवार पर गोबर से सांझी बनाने की कल्पनाएं संजोई हैं। एक पद की पंक्तियां हैं, मृग मद चंदन केसर सौ श्यामा जी लिपि भीत। राधा जी ने मृगमद, चंदन, केसर
इनसे दीवाल को लीपा। कामधेनु के गोबर सौ रच सांझी फूलन चीत। कामधेनु का गोबर और फूलों से सांझी को चित्रित किया। मंदिरों में बनाई जाने वाली सांझी भी मूलतः उसी का रूप है, लेकिन उसमें काफ़ी अंतर है। इस संबंध में विशेष विवरण सुमित जी देंगे मंदिरों की सांझी का। सांझी की मान्यता एक लोक देवी के रूप में है। ब्रज में बालिकाएं दीवार पर गोबर की सहायता से सांझी बनाती हैं, लोक देवी के रूप में उसकी पूजा करती हैं। सांझी के जो लोकगीत हैं उसमें ये लोक देवी आदिशक्ति का ही एक प्रतीक मानी गई है, गौरा जी का, पार्वती जी का। एक विशेष बात यह है कि सांझी केवल कला नहीं है, सांझी में एक कथा भी चलती है, गीत भी है, कथा भी है। ये पितृपक्ष में बनाई जाती है 15 दिन तक। पहले दिन भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा को सांझी का जो पीहर का नाम है वो है बीरन बेटी। ये अब कथा प्रारंभ होती है। उस दिन दीवार पर 4 थपिये रखे जाते हैं, हाथ के निशान। इसका ये अर्थ है कि सांझी अपनी ससुराल से पितृगृह यानी पीहर पर आई है, उसका स्वागत किया जा रहा है। दूसरे दिन एक डोले में बैठी एक स्त्री बनाई जाती है जो उसके पीहर में पदार्पण का प्रतीक है। तीसरे और चौथे दिन तिवारी बनाई जाती है, उसमें सांझी को बिठाते हैं तो उसका अर्थ है कि उसकी आवभगत की जा रही है। इसके बाद 5वें दिन चौपड़ बनाई जाती है, सांझी खेलती है चौपड़। 6ठे दिन पंचमी को पान, सुपारी और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सांझी को संतुष्ट किया जाता है और उसके बाद मिठाई से भरी एक दलिया बनाई जाती है। इस प्रकार सांझी का खूब स्वागत सत्कार होता है। 8वें दिन सप्तमी को मंगल सूचक स्वस्तिक चिन्ह अंकित किए जाते हैं। अष्टमी को 9वें दिन अठकलियाँ फूल, 8 कली का फूल, और नवमी को 10वें दिन नाव अथवा नारियल द्वारा प्राकृतिक भ्रमण दिखाया जाता है कि सांझी को हम सैर करा रहे हैं। 11वें दिन दशमी को 10 पान बनाकर और सांझी को उसकी प्रिय वस्तु, एकादशी को सिंगाड़े, व्रत का दिन होता है तो उस दिन सिंगाड़े बनाए जाते हैं। घर में होने वाले बड़े श्राद्ध से एक दिन पूर्व पातर दौना बनाए जाते हैं जो सांझी के परिवार में सूचक हैं कि उस दिन श्राद्ध हो रहा है। सांझी को फरिया ओढ़नी पहनाने का प्रलोभन भी दिया जाता है, किंतु पति की स्मृति में, क्योंकि वो ससुराल से पीहर आ चुकी है, वो बेसुध होकर, व्याकुल होकर इस सब से संतुष्ट प्रतीत नहीं होती और 14वें दिन पति के वियोग में व्याकुल होकर एक नसैनी बनाई जाती है या खजूर का पेड़, और उस पर सांझी चढ़कर देखती है कि उसके पति के देश से या पति स्वयं या कोई देश से आ रहा है। 15वें दिन एक लंगड़ा ब्राह्मण और कुआं बनाए जाते हैं जो सांझी के आगमन के सूचक है। सांझी के गीत भी गाए जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं। सायंकाल जब पूजा होती है सांझी की तो उसका भोग भी लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है और माँ के रूप में, देवी माँ के रूप में पूजन करते समय गीत गाया जाता है। जाग माई खोल के बार,
मैं आई तोरे पूजन द्वार, पूज पूजंतर का फल होए, भैया भतीजे संपत्ति होए। भैया चाहिए 9, 10, 20, भतीजे चाहिए पूरे 25। अंतिम दिन अमावस्या होती है, उस दिन नरवर कोट बनाया जाता है। सबसे प्रमुख दिन वो होता है। पहले दिन तो सांझी छोटे छोटे रूप में, बाद में जो कोट बनता है बहुत ही आकर्षक होता है। ये कोट सांझी और उसके पति के मिलन का प्रतीक है। वो जो बताया जाता है कि अब सांझी का कोई आ रहा है पति या उसके परिवार से, कोट मिट्टी द्वारा बनाए गए आभूषण, कौड़ी, कटोरी, शीशे के टुकड़े, चांदी के रुपए भी लगाए जाते हैं, जैसा समृद्ध परिवार हो। तो सांझी का पूजन अविवाहिताएं करती हैं, किंतु विवाह हो जाने के पश्चात केवल प्रथम वर्ष वो महिलाएं भी जिनका विवाह हो गया है पहली वर्ष उसका उद्यापन करती हैं। अमावस्या को नरवर कोट का पूजन करके बधाई भी गाए जाते हैं। इसका कुछ मैंने आपको प्रारंभिक विवरण बताया। रंगों की सांझी के संबंध में श्री सुमित गोस्वामी आपको चर्चा करेंगे और फिर आगे की बात मैं पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। जय श्री कृष्ण। पधारिए। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमारे भाटिया जी ने, पहले तो मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा, परम पूज्य भाटिया जी का, ब्रज कला केंद्र का, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, यहाँ पर बुलाया और जो परंपरा हमारी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, उसे बढ़ावा दिया। आपने इस परंपरा के बारे में सोचा यही बहुत है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो सांझी के बहुत ही रेयर आर्टिस्ट बचे हैं। ये एक देवालयों की परंपरा होकर रह गई है। इस बात पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सांझी के इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। जैसा कि हमारे पूजनीय भाटिया जी ने बताया कि सांझी संध्या के समय बनाई जाती है, इसलिए उसका नाम सांझी पड़ा। इसका एक और तात्पर्य है कि सांझी का अर्थ होता है साज सज्जा और सजावट, जिसका मीनिंग है डेकोरेशन। तो जब भी संध्या के समय कृष्ण, ऐसी मान्यता है हमारे ब्रज में कि जब गौ चराकर वापस आते थे तो उनके वेलकम के लिए, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए श्री राधा फूलों से और रंगों से सांझी बनाया करती थी। और हमारे ब्रज में जब से वृंदावन है तब से सांझी की परंपरा सभी देवालयों में पूरे नियमित रूप से चल रही है। यह पितृपक्ष में बनाई जाती है। अच्छा, पितृपक्ष में बनाने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब 300 वर्ष पहले पूरे साल हम देखते थे कि कोई ना कोई उत्सव पूरे साल ही रहते हैं, अनुष्ठान होते थे, त्यौहार होते थे, शादी ब्याह होते थे, क्योंकि पहले इतने एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे। 300 वर्ष पहले ना टीवी थे, कंप्यूटर्स थे, रेडियो थे, कुछ भी नहीं था। तो और पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जिस समय हम कोई शुभ काम नहीं कर सकते, कोई उत्सव भी नहीं होते श्राद्धों में, कोई शादी ब्याह भी नहीं होते, कोई मंदिरों के भी त्यौहार वगैरह नहीं होते। तो बच्चे इधर उधर ना जाकर ठाकुर सेवा करें और वो समय 15 दिन का एक ठाकुर सेवा में निकल जाए, इसलिए ये परंपरा पितृपक्ष में प्रारंभ की गई। इसका कोई और रीज़न है, क्योंकि राधा रानी तो अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए सांझी बनाया करती थी कृष्ण के लिए। उनका कोई समय नहीं था कि वो पितृपक्ष में ही बनाई थी। ये तो एक देवालयों का रिचुअल के रूप में हम लोग मनाते हैं, जैसे और त्यौहार मनाए जाते हैं इस तरह सांझी को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पितृपक्ष में मनाने का तो ये कारण है। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रचलन में आई और इसके कई विधाएं बन गई। जैसे सूखे रंगों से भी सांझी बनाई जाती है। आज भी ब्रज के इंटीरियर गांवों में देखेंगे तो काव डंग गोबर से भी सांझी बनाते हैं, कौड़ियों से, मेटल फॉइल से, ये गोबर से दीवार पोत कर उस पर भी सांझियों का निर्माण किया जाता है। पानी के ऊपर, पानी के नीचे भी सांझी बनाई जाती है, फूलों की सांझी भी बनाई जाती है। तो ये अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन सबसे प्राचीन विधा अगर देखी जाए तो या तो गोबर की है या सूखे रंगों की है, जो बेदी पर बनाई जाती है। वो अभी थोड़ी सी मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, उसमें किस तरह से हम बेदी पर बनाते हैं। एक ऑक्टागन शेप की बेदी होती है, मिट्टी की बनी हुई, और बाकायदा उसकी ब्रज में उसी तरह से सांझी बनने के बाद पूजा सेवा होती है। ऐसे भगवान की हम करते हैं, क्योंकि सांझी को
श्री राधा का प्रतिरूप मान के उनकी पूजा की जाती है, और ब्रज में सेकंड फॉर्म ऑफ राधा कहा जाता है सांझी को। तो और इसे वहाँ के रसिकों ने और संतों ने एक वैष्णव यंत्र और राधा यंत्र का भी नाम दिया है सांझी को। और जैसे हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की हैं, हमने हर जगह सुना है, लेकिन बहुत ही रेयर लीलाएं जो राधा ने कृष्ण के लिए परफॉर्म की हैं, शायद ही हमने कभी सुना होगा कोई लीला, क्योंकि राधा माननी देवी थी, हमेशा उन्हें मनाते रहते थे कृष्ण। पर सांझी एक ऐसी कला है जो राधा ने अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए कृष्ण के लिए बनाई है। और जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे 11 वर्ष की अवस्था में, फिर कभी वापस नहीं आए, तो अपनी लीलाओं को बनाकर उनकी फिजिकल प्रेजेंस फील करने के लिए उन्होंने सांझी बनाई थी। तो एक ये बहुत बड़ा प्रारूप है, और ये एक आध्यात्म का विषय भी नहीं है, एक इतिहास का और उसका भी विषय है, क्योंकि बहुत से हमारे जितने भी पुराने संत हैं और कवि हैं, उन्होंने इस पर बहुत से पद, हजारों पद लिखे हुए हैं। उनमें से कुछ पद मैं भी आपके सामने रखूंगा। जैसे सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, सांझी खेल विदा करी सबको दो पोड़े सेज मझार, सगरी रति सूर के स्वामी वत्सुख की अपार। ये सूरदास जी ने लिखा है सांझी पर। एक हमारे भाटिया जी कह रहे थे शायद हो सकता है कृष्ण ने सखी रूप में बनाई है, लेकिन वास्तव में सखी रूप धर के उन्होंने सांझी बनाई है। इसके भी काफ़ी पद हैं। एक गुणमंजरी का पद है हमारा, श्री राधा रमण लाल प्यारी की निजकर सांझी चीतत, सखी वेशधरी रसिक शिरोमणि बिलसत है सुख की तत, रीझत प्यारी रस में भीजत रजनी रस में बीतत, और गुण मंजरी मन हरित सखिन के कोटि काम छवि छीजत। इसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि सखी रूप में भी सांझी बनाई है उन्होंने, सखियों के साथ मिलकर। और एक हमारे रसखान जी का भी पद आता है, तब लगी ललता ललित ललीसों कई बात हित जान, सुनो कुंवरी मिली खेल सांझी यह खेल रसखान। ये रसखान जी का पद है। और एक है हमारा, जो सांझी फूलन सो पूजे फूलन फूल चढ़ावे, सांझी के पूजे को यह फल सकल फूल सो पावे। मतलब अगर हम यदि सांझी की पूजा सेवा करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमें उसी तरह मिलता है। तो एक राधा के प्रतिरूप मानकर इस ब्रज में मनाई जाती है हमेशा। परंतु आज की स्थिति ये है कि सांझी की परंपरा सिर्फ देवालयों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। सांझी एक परंपरा के रूप में नहीं, क्योंकि ये रिसर्च का भी विषय है। इतनी पुरानी कला है, इतना सब कुछ लिखा गया है इस पे, ऐतिहासिक ब्रज की सबसे पुरानी कला सांझी है, इससे पुराना कुछ भी नहीं है, और सीधी वहाँ से कनेक्टेड है। उसके प्रूफ भी हमें काफ़ी मिलते हैं, बहुत सी इस पे थीसिस भी हुई हैं, PhD भी हुई हैं। और आज के प्रैक्टिकली मैं इसे पिछले 17 सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, और बहुत जगह पे मैंने प्रेजेंटेशन और सांझी की मैंने वर्कशॉप्स भी की हैं। इस चीज़ को मैंने, जितनी भी आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं सारी पेंटिंग्स हैं सांझी की, वाटर कलर की, जितनी भी यहाँ पे चल रही हैं। तो इसे पेंटिंग में डालने का यही रीज़न था, क्योंकि वो हम वेदी पर, मिट्टी की वेदी पर सूखे रंगों से बनाते हैं, उसे हम कहीं लेकर नहीं जा सकते, वो जहाँ बनी है वहीं स्थित रहेगी। तो उसे हम लोगों तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे वैरायटीज़ दिखाने के लिए उसे मैंने पेंटिंग में मोल्ड किया, जिससे हम एग्जीबिशन कर सकें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँच सकें। तो यही कारण था इसके लिए कि हमें सांझी को पेंटिंग में डालना था। और बाकी उस तरह से भी हम उसका हर वर्ष उसे हम मनाते हैं एक महोत्सव के रूप में, और उसे अभी तक मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज के समय में बहुत ज़रूरत है इसे एज ए आर्ट फॉर्म इस्टेब्लिश करने की, क्योंकि ये एक रिचुअल की तरह हमारे यहाँ रह गई है सीमित। आप इसके टेक्निकल कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ सूखे रंगों का। जैसे जितनी भी ये पैटर्न्स आप देख रहे हैं बने हुए सांझी के, ये हमेशा ये ऑक्टागन शेप, एक तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है, क्योंकि जितने भी हवन कुंड बनते हैं, यज्ञ वेदी बनती हैं, सब ऑक्टागन शेप पे बनती हैं, यंत्र जितने भी हैं सब उस पे बनते हैं। एक ये, लेकिन ये जितनी भी मूवमेंट हैं, बेल के मूवमेंट जितने भी हैं, ये सब एक बार अप होंगे, एक बार डाउन होंगे। कभी भी आप कैसे भी फॉलो करेंगे, जैसे इसमें 3 पैटर्न्स हैं, किसी में 6 भी हैं, किसी में 4 भी हैं, किसी में सिंगल भी है, इनका मूवमेंट हमेशा 1 टाइम अप और 1 टाइम डाउन रहेगा। कभी भी 2 बार ऊपर नहीं होगा या 2 बार नीचे नहीं होगा। तो एक ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि यही सांझी का प्रारूप है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म इसकी। उसके बाद इसमें सूखे रंगों से सांझी की लीलाएं बनाई जाती हैं। राधा कृष्ण की अंतरंग जितनी भी लीलाएं हैं, निकुंज लीलाएं, वो सब इसमें प्रेषित की जाती हैं। और आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इस समय ब्रज में बहुत ही रेयर आर्टिस्ट बचे हैं सांझी की कला को जानते हैं या इसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लेबोरियस आर्ट है। यदि आप एक डिज़ाइन बनाने बैठते हैं तो करीब 10 से 12 घंटे का समय आपको लगता है। एक तपस्या है एक तरह की, आप सुबह से शाम तक बना रहे हैं, उसमें हवा भी नहीं होनी चाहिए, किवाड़ बिल्कुल गेट बंद करके, क्योंकि आपको पता है पितृपक्ष का समय बिल्कुल गर्मी का समय होता है भीषण। उस समय पसीना भी आपको, कपड़े भी टाइट होने चाहिए, क्योंकि एक बार बिगड़ने के बाद ये फिर सुधर नहीं सकती।
तो 10-12 घंटे आपकी मेहनत के बाद जब दर्शन होते हैं तो 3 या 4 घंटे दर्शन होने के बाद फिर उसे साफ कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट डे दोबारा बनाई जाती है 10-12 घंटे, ऐसे ही 15 दिन तक ये क्रम चलता है। तो एक ये सेवा का भाव है। ठाकुर जैसे हम हर तरह से हम जप करते हैं, मंत्र करते हैं, पूजा सेवा करते हैं, ये भी एक सेवा भाव है ठाकुर जी की, इससे कुछ गेन नहीं है। इसीलिए शायद, क्योंकि मटेरियल भी बहुत कॉस्टली है, लेबरियस आर्ट है, ग्रुप एक पूरा चाहिए, एक सिंगल आदमी इसे नहीं बना सकता, करीब पूरी टीम चाहिए इसके लिए। तो धीरे धीरे लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ना तो कहीं से इसके लिए एप्रिसिएशन मिलता है, ना ही कोई कहीं से कोई सपोर्ट मिलता है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या कहीं किसी भी तरफ से हो। तो हमें कोशिश में यही है मेरी इतने सालों से कि ये ख़त्म ना हो। अगर ये चीज़ चली गई तो हमारी कमिंग जनरेशन वो इस सांझी क्या थी ये कभी नहीं जान पाएगी। तो मेरा तो पिछले इतने सालों से यही प्रयास है, और राधारमण मंदिर की भी परंपरा पिछले 5-6 वर्षों से मैं ही पूरी कर रहा हूँ। मैं ही उसमें पिछले 7 से 8 साल बंद रही थी, बीच में सांझी नहीं हुई, और इसके लिए मैं दोबारा से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना राधा रानी की कला राधा अष्टमी के आने वाले अवसर पर। तो दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और इन शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। हाँ, 1 सेकंड में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और दिखा दूँ। जैसे ये डिज़ाइन है, ये मिट्टी की बेदी पर बने हुआ है, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म सूखे रंगों से है, ये पेंटिंग नहीं है। और ये फॉर्म का ये रूप है, वो इस तरह से बन गई। ये सब ड्राई कलर्स की सांझी हैं, सूखे रंगों से बनी हुई, ये जितनी भी आप देख रहे हैं। ये पेंटिंग है सांझी की, वाटर कलर की। ये सब पेंटिंग के प्रारूप हैं। ये भी राधा रानी की झूलन लीला की एक लीला है। ये फूल बंगला है, ये फूलों की सांझी है, फूलों से बनी हुई। ये पानी के नीचे बनी हुई है सूखे रंगों से। ये अभी ऊपर इसका डिस्प्ले होगा, ये पानी के ऊपर है, ये भी पानी के ऊपर है, ये नीचे पानी आपको दिखाई देगा। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं सांझी की जो मैंने बनाई हैं और आज भी प्रचलन में हैं। इसी के बस, धन्यवाद। मैं सांझी के गीतों की चर्चा कर रहा था। सायंकाल आरती के पश्चात सांझी के बड़े मधुर गीत गाए जाते रहे। एक गीत में सांझी के सालू ओढ़ने और मिसरू पहनने, मोतियों से मांग भराने का उल्लेख हुआ है। अब तो ये शब्द भी सालू और मिसरू पता नहीं कहाँ गए। सांझी बहना का ओढ़ेगी का पहरेगी, काहे को शीश गुंथावेगी। मैं तो सालू ओढ़ूंगी, मिसरू पहरूंगी, मोतियन मांग भराऊंगी। इस गीत से स्पष्ट है कि सांझी विवाहिता है। सांझी घूमने और चाट खाने की भी शौकीन है, जो विष्णु जी अभी आयोजन करने वाले हैं। कोई ना कोई सांझी हो सकती है वहाँ पर उपस्थित। उसकी मातृभाषा गुजराती है। बाबा और पिता की वो बहुत लाडली है। दूध, रोटी और माणिक मोती उसको बहुत प्रिय हैं। सांझी बहना बाजार में डोले, मेवे की चाट खावे, गुजराती बोली बोले। बाबा जी की पोती और बाबुल जी की बेटी, वो खावे दूध रोटी और पहरे मानिक मोती। सांझी के कुछ गीतों में सांझी के परिवार का परिचय भी मिलता है। एक गीत में वर्णन है कि सांझी का सांझा भाई उसको बहुत प्रिय है, उसका नाम है सांझा। उसी का वो खूब आतिथ्य भी करती है। 2 पापड़ बेलन चालू री, कोई 4 करूं तरकारी जी। वो जैमे मेरे सांझा लाल भाई जी, बिन की आंखें लाल कटोरी सी।
केसरिया बागो पहरे जी, पचरंगी पाग बंधावे जी, वो तो दादाजी के कुंवर कहावे जी। सांझी की लोक कला के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विशेषता ये है कि उसमें रेखांकन द्वारा एक सुनियोजित भाव प्रस्तुत किया जाता है। सांझी के ससुराल आने से लेकर विदा होने तक की पूरी कथा गीतों में और कथा में है। ये सांझी की बात हुई, लेकिन आज की गोष्ठी का सार्थक उद्देश्य तब पूर्ण होगा जब आप सभी ये विचार करें कि ये लुप्त हो गई कला, हो रही नहीं, हो चुकी कला को किस प्रकार पुनर्जीवित किया जाए। ये चिंता और चिंतन का विषय है। थोड़ा सा विषय से हटकर दो बात और कहूँगा। ब्रज में ऐसे ऐसे कला रत्न हैं जिनसे लोग परिचित नहीं हैं। ये एक चित्र आप सब देखेंगे। एक महिला, अशोक जी, सिर पर हुक्का चिलम रखी हुई है, उस पर 2 घड़े रखे हैं, हाथ छोड़कर नृत्य करती है स्वर ताल पर। इससे भी विलक्षण एक कलाकार है जो हल खेतों में चलता है। कितना वजनी होता है आप अनुमान कर लीजिए। उस हल को मुंह में दबाकर इस तरह, और वो हल न यूं होता है न झुकता है, दांतों में दबा रहता है वो बहुत वजनी हल, और उसको वो मुंह में दबाए हुए नृत्य करती है। आप कल्पना कर सकते हैं इसकी? बताइए विश्वनाथ जी, नहीं कर सकते ना। लेकिन ये दृश्य जो है कोई काल्पनिक नहीं है, आप सब निकट से देख सकते हैं। हमारा एक कलाकार, आयु है इस समय 75-80 के बीच में, नाम है ऐदल सिंह। ये सिर पर बहुत वजनी तख्त जिसे 4 लोग मुश्किल से उठा पाते हैं, उसको सिर पर रखकर हाथ छोड़कर और नृत्य करता है। ये महिला, आपने बम नामक एक लोक वाद्य देखा हो, नगाड़ा बहुत बड़ा विष्णु जी कराते हैं होली पर, आता है ना ये बम आपके यहाँ विष्णु जी? ये बम आता है ना। इस बम को शशि प्रभा जी सिर पर रखकर, देख लीजिए, हाथ छोड़कर नृत्य करती है। चरकुला आपने बहुतों ने देखा ही होगा, सैकड़ों दीपक से जगमगाता हुआ चरकुला। ये भी महिला हाथ जोड़कर, हाथ छूटे हुए हैं, हाथों में 2-2 लोटे हैं, उनको लेकर नृत्य करती है। सांझी हो या इनके ब्रज के कला रत्नों को प्रोत्साहन आवश्यक है। एक ब्रज साहित्य, संगीत और कला अकादमी की स्थापना की। बहुत वर्षों से आप सभी के प्रयास करने पर भी ये प्रयास सफल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में सिंधी अकादमी है, जिसे बोलने वाले सिंधी बहुत कम हैं। ब्रजभाषा तो पूरे देश में बोली और समझी जाती है। दक्षिण में स्वाति तिरुनाल ने ब्रजभाषा में कविता की। अधिकांश मुस्लिम कवियों ने ब्रजभाषा में लिखा है। ब्रजभाषा की अकादमी नहीं है, उर्दू की अकादमी है, सिंधी की अकादमी है। ये हम सब के लिए बहुत पीड़ाजनक है। इस संबंध में आप सभी को बहुत गंभीरता से, विष्णु जी को तो मैं 10 साल से खटखटाता रहा हूँ, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि उदय प्रताप जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में भी ये संभव नहीं हो सका।
अब प्रयास कीजिए कि ये कार्य आगे बढ़े। सांझी के संबंध में आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। इसके बाद फिर अध्यक्षीय संबोधन होगा। हाँ बोलिए, आइए आप बोलेंगे जी। कितना लंबा खींचेगा? एक सांझी बनाने का खर्चा क्या आता है? सांझी खर्चे से संबंधित नहीं है, ये तो लोक कला है, लड़कियां बनाती रही हैं। आज आप किसी को कहेंगे तो वो आपके पेमेंट पे सांझी बनाने नहीं आएगा। ये तो उसकी अपनी रुचियों का कार्य है। उसको आप प्रोत्साहन दीजिए, पैसा मत दीजिए, सम्मान दीजिए, और उसके बाद उसके कार्य को देखकर आप प्रोत्साहन के रूप। सांझी लोक कला अलग है। You can talk to about money. We can talk later on. और कोई प्रश्न है? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोगों को ज्ञात नहीं है कि सांझी बोला जाता है। मैं तो खैर मथुरा से हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। पर जैसे जो हम अल्पना बनाते हैं, कलर्ड चावल की और फ्लावर्स की बनाते हैं, वो भी सांझी का रूप है, पर मालूम नहीं है। और पानी के अंदर हमारे इस्कॉन में जैसे बोट फेस्टिवल होता है, तो उसमें भी हम बड़ा सुंदरता से बनाते हैं। अगली बार आपको इनवाइट करेंगे। नहीं प्रभु जी, जो बोट फेस्टिवल करते वो हैं, सांझी नहीं है। नहीं, वो मुझे बात हुई, मेरी किससे बात हुई इस समय? चौक पानी पूर्ण, में- अगर आप कोई चौक पूरने वाली बात कर नहीं, रही चौक हैं। पूरने वाली बात नहीं कर रही। पानी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप सरप्राइज करेंगे कि कितना ब्यूटीफुली करते हैं हम इस्कॉन वाले। आपको पूरा पानी दिखेगा नहीं, ठाकुर जी की तस्वीरें और तरह तरह के डिफरेंट टाइप के उसमें सीनरीज होते हैं। जी। अगली बार आप आइए। वृंदावन में भी हमारे इस्कॉन का जो प्रांगण है वो वहाँ अभी होता है। आपसे चर्चा हुई ना, सो तो- मीटिंग। अच्छा, एक मैं ये कह रही थी कि हमारे इस्कॉन में ये बनाते हैं, वो हो सकता है चौक पूरने का हो, जो रथ यात्रा निकलती है बड़ी बड़ी, तो हमारे आर्टिस्ट रहते हैं और वो रास्ते में उसको क्या बोलते हैं, उसको रंगोली जो बनाते हैं, रंगोली, जी। हाँ, उसको रास्ते में, तो वो रंगोली सांझी का रूप है, अलग है? रंगोली बिल्कुल अलग है। सांझी का कोई उससे और छोर नहीं है। सांझी में एक कथा है। जी। पहले दिन बीरन बेटी अपनी ससुराल से पीहर आती है और अंतिम दिन अपने पति के साथ विदा होती है। तो ये पूरी कथा चलती है। रंगोली में कोई कथा नहीं होती, वो केवल चित्रांकन है। पर जैसे हमारे यहाँ पानी में जो फ्लावर का बनाते हैं, फूलों का बनाते हैं पानी के अंदर, हाँ। वो सांझी है। वो सांझी है, उसका सांझी का कलात्मक रूप है जो मंदिरों में प्रचलित है। हाँ, जैसे अपने द्वारकाधीश में भी जो नौका फेस्टिवल होता है, जी। नौका का फेस्टिवल माने उत्सव होता है, नौका उत्सव होता है जी। उसमें भी मैंने व्हाट्सएप में देखा बनाते हाँ, हैं। हाँ। हमारे इस्कॉन वाले भी नौका फेस्टिवल जगह जगह करने लगे हैं। और जितना भी पानी होता है, कई बार हमारे पास 2 फुट पानी होता है, कई बार 1.5 फुट होता है, कई बार 1 फुट पानी होता है, तो उसमें हम बहुत सुंदरता से बनाते हैं। तो वो सांझी बोला जाएगा या क्या बोला जाएगा? नहीं, वो सांझी नहीं है, वो एक कला है। फूलों के जो अंदर फूलों की पानी, सांझी, रंगों की सांझी, नहीं, जो पानी के अंदर फूलों से बनाई कला जाती वो भी है। वो सांझी नहीं है। नहीं, वो भी सांझी है, हाँ। लेकिन उसका उससे अंतर है। अच्छा, जो लोक कला है सांझी, ये मंदिरों की सांझी है। हाँ, वो जानते, बिल्कुल आप जी। सही कह रहे हैं कि वो, पर मुझे किसी ने बोला, somebody told कि उसको भी सांझी बोलते हैं, तो इसलिए मैं पता। आपका परिचय सीमा- करा दूं, श्रीमती सीमा, पूनम आप यादव से। काफी एक्टिव हो इनरव्हील में, पूनम जी आइए। और इसको इनरव्हील में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी, जैसे आप पूछ रहे हो, बात करेंगे अपना कॉस्ट। और पूनम जी के भरतार श्री दिलीप यादव भी आए। इनकी कलाकृति अभी आप ऊपर दर्शन करेंगी जो इन्होंने सांझी बनाई है। तो मैं ये कह रही थी सीमा, जी। कि अपने को इसको अपने इनरव्हील के थ्रू आप प्रमोट करो, उसको हम लोग ट्राई करेंगे इसको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के बहुत लिए। अच्छी बात है। धन्यवाद। आपको अग्रिम धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी जानकारी दी, हम तो भूल गए थे। पूनम जी। 45 साल हो गए छोड़े हुए सांझी का, दोबारा रिपीट हो गया। हाँ, हाँ। सारा रिमाइंड हो गया। बहुत सारा अच्छी बात बहुत है। अच्छा लगा, और थैंक यू। पूनम जी मथुरा से गोवर्धन जाने वाले मार्ग पर एक कस्बा है अड़ीग, वहाँ निवास करती हैं। ये इनके भरतार आप जानते हैं कि नहीं कहते हैं जी?
ये दिल्ली के लोग हैं, भरतार का मतलब नहीं समझते। भरतार का अर्थ है पति, हस्बैंड। ये है श्री दिलीप यादव जी, ये पत्रकार हैं और आप इनकी कलाकृति का ऊपर दर्शन करेंगे। कोई प्रश्न पूछना हो तो इनसे पूछ सकते हैं और फिर अंत में हम आदरणीय अशोक चक्रधर जी के संबोधन से लाभान्वित होंगे। आप बोलेंगे ना अभी तो? अच्छा, मुरारी लाल जी पधारिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं। अच्छा, चलिए तो विराजिए। आइए साहब। मुझे केवल 2 शब्द बोलने हैं। आज जो भाटिया जी ने सांझी के बारे में बताया, तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से अपने बचपन में पहुंच गया, जब मैं अपने देखता था कि घर में कैसे हमारी माता और हमारी ताई जी सांझी बनाया करती थी और कितना उनका उसमें डिवोशन था। और एक जैसे कि भाटिया जी ने बताया, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, तो पूरा जो इन्होंने रूप वर्णन किया वैसे ही होता था। और घर में एक अलग से जगह आइडेंटिफाइड होती थी जो साल में केवल एक सांझी के लिए ही काम में आती थी और जगह कोई काम नहीं होता था। तो इन सूक्ष्म में कहने की बात है जो आज इन्होंने प्रेरणा दी है, मुझे लगता है कि ब्रज कला केंद्र की तरफ से, क्योंकि मथुरा में हमारा बहुत बड़ा ब्रजधाम बन रहा है और बहुत बड़ा हमारा केंद्र बन रहा है, तो हम इस बात का प्रयास करेंगे कि सांझी को लुप्त होने से बचाने के लिए भाटिया जी और जो अन्य कलाकार जो सांझी के लोग हैं उनके सहयोग से हम वहाँ पर कुछ ऐसा प्रशिक्षण शुरू करें कि वहाँ की लोकल जो भी लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको एक सम्मिलित करके और 1 वीक का कोई हम एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाएं जो हमारा रेगुलर चले, जिससे कि जो सांझी की कला लुप्त हो रही है वो हम उसको आगे बढ़ा सकें। एक बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि भाटिया जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि जो ब्रजभाषा अकेडमी की बात कर रहे हैं उसको कृपया करके भूल जाएं। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमारा प्रयास ये होगा कि हम ब्रज कला केंद्र के माध्यम से एक ऐसा केंद्र बनाएं जो लोगों को ब्रज भाषा अकेडमी की आवश्यकता ही नहीं महसूस हो। ये मेरा निवेदन। दैट्स ऑल। जी सर। सर देखिए, जितने भी मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि आर्टिस्ट इसके धीरे धीरे इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इससे कुछ गेन नहीं है किसी को, क्योंकि हर कला जब तक जीवित रहती है जब तक उससे कुछ अर्निंग हो। इस समय ये कला सिर्फ परंपराओं को निभाने के लिए रह गई है ब्रज में, कि हम देवालयों की परंपरा निभा रहे हैं, साल में 15 दिन बनानी है, उसके बाद हमें उसे उठा के साल भर के लिए बंद कर देना है। और वो परंपरा भी धीरे धीरे बंद हो रही है क्योंकि इतना टाइम अब किसी के पास नहीं है कि वो 12 घंटे मेहनत करे और उस कला को फिर साल भर के लिए भूल जाए, फिर 15 दिन वो बनाए, क्योंकि बहुत लेबर चाहिए और एक एज लिमिट होती है। अब 40-45 प्लस 12 घंटे आपको दोनों पैरों पे बीच में, क्योंकि सारे में रंग हो जाते हैं, फिर सेंटर में बड़े आराम से बैठ के, कपड़े भी टाइट होने चाहिए बिना हवा के, तो बहुत लेबोरियस आर्ट है, बहुत मेहनत चाहिए और कमर आपकी बिल्कुल अकड़ जाती है। 12 घंटे आप एक ही पोजीशन में कैसे बैठ सकते हैं? और ये मिट्टी पे इतनी ऊंची बेदी बनती है, मिट्टी की पूरी खुद के 8 दिन कुटती है, सीमेंट जैसी होने के बाद उसकी कटाई होती है मिस्त्री से बाकायदा। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहा और झट से वो बन गई। उसे 15 दिन तो तैयारी में लगते हैं, कलर इकट्ठे करने हैं, बेदी बनानी है, लेबर आती है, कूटती है, 8 दिन तो मिट्टी कुटती है वो, उसके बाद कटती है, फिर फाइनल होती है और उसमें कीड़े पड़ते हैं, तो उसमें हींग का पोता लगाया जाता है डेली ताकि उसमें कीड़े ना पड़े मिट्टी में, क्योंकि 8 दिन बाद वो खराब हो जाएगी मिट्टी, उसमें से चटकने लगती है पूरी वो। तो एक साधना का विषय है ये और धीरे धीरे इसीलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि आर्टिस्ट को कुछ गेन नहीं है उससे। मेरा तो संकल्प है कि मुझे तो इसी कला पे काम करना, मेरा तो प्रोफेशन भी यही है, सब कुछ यही है, मैं तो पूरे साल इसी पे काम करता हूँ और किसी ना किसी तरीके से अपना काम चला लेता हूँ, बस ये हाल है। लेकिन वास्तव में मैं 17 साल से इस कला में हूँ, मुझे पता है कि इस कला की कितनी बुरी दुर्गति है। आज आपने बुलाया है तो मैं आपके समक्ष हूँ, या गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोग्राम होते हैं तो आपको पता है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम सब ऐसे ही होते हैं, बस फिल करने वाले, उसमें कुछ गेन नहीं। जी सर। साइज तो सर इसका जैसे नॉर्मल ये जो बनी हुई है, ये एक्चुअली हर जगह जैसे हम प्रेजेंटेशन करने गए
तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जैसे हमें यहाँ सूखे रंगों की सांझी बनानी है तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ मिट्टी की वेदी बनाई जाए, तो हम एक प्लाई बोर्ड लेते हैं। प्लाई बोर्ड का साइज़ होता है नॉर्मल 4 to 8, 4x8 का साइज़ होता है, तो हम वो 4x4 साइज़ ले लेते हैं उसका, तो वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, कट भी हो जाता है। हम उस पर 4x4 पे हम वो सांझी प्लाई पे बना देते हैं, ताकि आपको भी, क्योंकि मिट्टी की वेदी हर एक नहीं बनवा सकता और हर एक नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो नॉर्मल साइज़ तो ये है। जो मैंने मिट्टी की वेदी पे सांझी बनाई है वो 9 फीट है, वो 9 फीट की वेदी है पूरी, इतनी बड़ी वेदी है। तो नॉर्मल साइज़ तो कहीं हम जाते हैं तो 4x4 सफिशिएंट है हमारे लिए। आप एक प्लाई अरेंज कर दीजिए, उस पर हम ये सेम सांझी, ये वाली जो बनी हुई है, ये प्लाई बोर्ड पे बनी हुई है, ये वाली सांझी, ये प्लाई कटिंग हुई हुई है अष्टकोण में, और ये तो परमानेंट प्लाई है, खैर ये पेंटिंग है। तो इस तरह से हम इसे साइज़ तो हमारे ऊपर है, 6x6 भी हो सकता है, 8x8, 9x9, जितनी बड़ी चाहो, जितना बड़ा स्पेस हो उतनी बन जाएगी। अभी मुरारी लाल गर्ग जी ने जो बात कही कि ब्रज अकादमी नहीं बनेगी और ब्रज कला केंद्र इस कार्य को करेगा। ब्रज कला केंद्र भी करे तो स्वागत है, लेकिन अकादमी क्यों नहीं बननी चाहिए जब और भाषाओं की है। ब्रज साहित्य, संगीत, कला ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति अगर ये संकल्प ले लें कि ये कार्य करना है तो ये बहुत चुटकियों का काम है। इसके लिए न कोई आंदोलन करने की आवश्यकता है, न डंडे चलाने की है। और वो व्यक्ति हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो हैं पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो करतल ध्वनि से निवेदन करिए कि ये इस कार्य को अपने हाथ में लें। ये कोई कठिन कार्य इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं, जिसके पास जाएंगे एक औचित्य, अपने लिए नहीं जाएंगे ये कि मुझे कुछ दे दीजिए, मेरे लिए कुछ करिए, ये ब्रज के लिए करिए और ये उर्ण होंगे ब्रज की सेवा से। ये मेरा निवेदन है, इसे आपकी सहमति चाहिए और इनका संकल्प चाहिए। और अब मुरारी लाल जी और विष्णु गोयल जी कुछ कहेंगे, उसको हमें सुनना है। तो ऐसा है भाटिया जी, नहीं बनेगी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम लोगों ने प्रयास नहीं किए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं मामला लगता है कि हाँ बस अब होने वाला है, और उसके बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि हो, लेकिन हम जो भी कर सकते हैं उसके लिए जितना योगदान हम ब्रज कला केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं, जो जिससे कि ब्रज की कलाएँ जो पुनः जागृत हो वो हम करेंगे, साहित्य पुनः जागृत हो वो हम करेंगे, ऐसी हमारा विश्वास है। सर्वप्रथम तो मैं राधा अष्टमी के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे सामने सम्मान्य विष्णु जी बैठे हैं, आदरणीय मुरारी लाल गर्ग जी बैठे हैं, वासुदेव जी हैं, राम विश्वनाथ जी हैं, प्रभु जी बैठे हैं इस्कॉन टेम्पल के, उनके बगल में शशि हैं, और इस कला के सुयोग्य सारथी गोस्वामी जी समेत बैठे हुए हैं। आदरणीय मोहन स्वरूप भाटिया जी तो ब्रज कलाओं के न केवल नायक हैं, साधक हैं, शोधक हैं, बल्कि प्रोत्साहक हैं। जब आप निराशा के गर्त में डूबने लगते हैं तब एक आयु प्राप्त व्यक्ति ये बताता है कि उसकी आयु ज़्यादा नहीं है, अभी भी क्या नहीं हो सकता है। तो मैं जानता हूं कि आदरणीय मुरारी लाल जी का आशय ये नहीं था नहीं बनेगी, बल्कि एक उत्प्रेरक तत्व था कि क्यों नहीं बनेगी, यानी ऐसा प्रतिरोधी स्वर आना चाहिए, क्यों नहीं बनेगी। अंतर सिर्फ इतना है कि ब्रजकला केंद्र में सामर्थ्य की कमी नहीं है, एक से एक समर्थ व्यक्ति हैं, धन से, मन से, तन से, लेकिन ये वैयक्तिक प्रयत्नों का एक समुच्चय है, गुलदस्ता है कि हम अपने वैयक्तिक प्रयत्नों से कितना इसको आगे ले जा सकते हैं।
लेकिन जब कोई अकादमी बनती है तो उसमें सरकार का प्रश्रय प्राप्त हो जाता है, फिर आपको ग्रांट्स अनुदान मिलने लगते हैं। किसी भी कला के उन्नयन के लिए इस समय जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसके पास अपार पैसा है। अपार माने उतना तो नहीं जितना कि रक्षा विभाग के लिए, रक्षा के लिए तोपों पे ज़्यादा खर्च करते हैं लेकिन कलाओं पर कम करते हैं। फिर भी अकादमी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2 सप्ताह पहले संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी मथुरा गए थे, आप थे वहाँ पर, और वहीं उन्होंने विधिवत उद्घोषणा की है, वहाँ आदित्य भी थे, कि ब्रज अकादमी बनेगी। तो उसकी मौखिक स्वीकृति तो मंत्री ने दे दी है। अब ऐसे मित्र चाहिए जो उस मौखिक स्वीकृति को बार बार उन्हें व्हाट्सएप पे दिखाते रहें कि आपका बोला हुआ है। 10 सेकंड का एक वीडियो बना के उसका भेज दीजिए कि मंत्री जी ये अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो 3 लोग भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ कर देंगे तो वो 9 गुना असर हो जाएगा। 9 कर देंगे तो 900 गुना हो जाएगा, 900 कर देंगे तो 9000 गुना हो जाएगा। सवाल सिर्फ उसके अनुकरण का है, उसके फॉलोअप का है। दूसरी बात यह कि ऐसा नहीं है कि ब्रज अकादमी कभी रही नहीं। जयपुर में हम प्रणाम करते हैं दिवंगत गोपाल प्रसाद मुद्गल को, उन्होंने राजस्थान में ब्रज अकादमी चलाई। बहरहाल ये विषय समिति में बैठकर करने का है, ये आज के इस गोष्ठी का विषय नहीं है। एक तो गोस्वामी जी 17 वर्ष से लगे हुए हैं और इस कला का उन्नयन चाहते हैं। इसका इतिहास आदरणीय भाटिया जी ने बताया। फिर बातों बातों में इन्होंने कहा कि साहब 300 वर्ष पुरानी है ये कला। तो 300 वर्ष पुरानी कह के शायद वो किसी एक कला कुनबे का जिक्र करना चाहते होंगे, लेकिन ये 300 वर्ष पुरानी नहीं है। जब से हम पैदा हुए हैं मनुष्य के रूप में, जब से ईश्वरीय शक्तियों को हमने ध्यान में लिया है, तब से ये कलाएं हैं। और ये कलाएं विभिन्न नाम रखती रही हैं। गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश तो है ही अपना ब्रजमंडल, राजस्थान में भी कहीं वो रंगोली है, कहीं वो अल्पना है, कहीं वो झांझी है, कहीं वो सांझी है। झांझी और टेसू के गीत तो हमने गाए हैं बचपन में। झांझी में दीपक रखा जाता है। अब सांझी अगर फूल से भी बन सकती है, गोबर से भी बन सकती है, चूना मिट्टी से भी बन सकती है, पुष्पों से भी बन सकती है, तो इसमें कितनी व्यापकता है। जल के अंदर बन सकती है, जल के ऊपर बन सकती है, लेकिन बन सकती है तब जब आपके पास राधा वाला प्रेम हो और प्रेम तत्व हो, आपके अंदर कुछ करने की ललक हो। अगर हमारे पुरोहित श्राद्ध पक्ष में आपके सारे अनुष्ठानिक कार्यों पर पाबंदी लगा दें, तब आप अपने मन पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते। जब मन पर पाबंदी न लगा पाएं, आपकी कल्पनाएं साकार होना चाहें, तो तब बना लीजिए। तो एक प्रकार से ये मुक्ति है। मुक्ति है दबाव से, मुक्ति है बंधन से। झांझी एक मुक्ति का नाम है। झांझी आपके मन में जन्मती हुई उन रेखाओं का नाम है जो भावनाओं से जन्म लेकर साकार होना चाहती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक प्रसंग है कि एक राजा का जब महल बन गया, तब उस महल से वो खुश हुआ है, नहीं खुश हुआ है, इसका तो उल्लेख नहीं है, लेकिन ऋषिवर के पास वो गए और उन्होंने कहा कि महाराज मुझे मूर्ति बनाना सिखा दीजिए। तो ऋषि ने उत्तर दिया कि मूर्ति तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आप चित्र न बनाएंगे। तो सब चित्र बनाना सिखा दीजिए। बोले चित्र आप तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपको नृत्य ना आता हो, तो नृत्य सिखा दीजिए। बोले नृत्य तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपको वाद्य यंत्र ना आते हो, वादन ना आता हो। तो बोला कौन सा वाद्य यंत्र सीखो? ऋषि ने कहा नहीं नहीं, वादन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपको गायन ना आता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चाक्षुष कलाएं हैं उनका संबंध संगीत से है। और सांझी की मूलभूत विशेषता यह है
कि उसका गायन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप सांझी बनाओगे तो गाओगे, अनिवार्य रूप से गाओगे, पद गाओगे, लोकगीत गाओगे, मन से गुनगुनाओगे, भगवत भजन करोगे, तब सांझी साकार होगी। संध्या के वक्त होती है। हमारा सारा पुष्टि मार्गीय ज्ञान, वल्लभ संप्रदाय का ज्ञान, विट्ठलनाथ जी का ज्ञान हमें ये बताता है, चाहे हम किसी भी संप्रदाय में देखें कृष्ण भक्ति के, कि वहां पर गो, गोपी, गोपाल, गोधूली, बेला कौन सी सबसे अच्छी है? गोधूली की बेला। तो गोधूली तो संझा ही है। तो गोधूली की बेला में जब गौएं भी इसमें शामिल हैं, उनसे उठती हुई धूल भी शामिल है और उससे आसपास का गायन शामिल है, तो ये एक संयुक्त कला है। वो सिर्फ काढ़ देने वाली, बना देने वाली कला है नहीं है। उस कला में ये नहीं कि ये लंबवत ही बनाई जा सकती है या धरातल के समानांतर बनाई जा सकती है या तिर्यक बनाई जा सकती है। ये कैसे भी बनाई जा सकती है। मैंने बचपन में करवा चौथ पर, अघोई अष्टमी पर, गणेश चतुर्थी पर, सब पर दीवार पर चूने और गेरुए से वर्गाकार चित्र, गोलाकार आकृतियां, उनके बीच में स्वास्तिक चिन्ह, नाग, सीढ़ी, जितना जिक्र आपने किया। गोबर से बने तो कौड़ियां उसके लिए मुफीद रहती हैं कि वो मुक्ता माला की तरह दिखाई देती हैं। तो हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, उनका नाम है ललित बिहारी और राधा को कहते हैं ललित किशोरी। किसी देवता के नाम ललित से शुरू नहीं होते। क्यों कृष्ण ललित हैं? क्योंकि 64 कलाओं के वे स्वामी हैं। जितनी भर कलाएं हैं जो ललित हैं, सबकी सब कलाएं ललित हैं, कोई स्थूल कोई सूक्ष्म। कविता भी उसमें आती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में काव्य कला का जिक्र नहीं किया ऋषि ने, क्योंकि आगे उन्होंने कहा है कि काव्य कला सिखाई नहीं जा सकती, इसलिए काव्य कला का नाम नहीं लिया। काव्य कला प्रातिभ ज्ञान से होती है, वो तो किसी किसी के पास होती है। कोई माने मैं कवि हूं, मैं मानूं मैं कवि हूं, कहां हूं कवि। लेकिन जो कवि है इसीलिए उसको सृष्टा कहा जाता है। सृष्टा नहीं है कलाकार। कलाकार एक स्तर पर सृष्टा होने की प्रक्रिया में है। तो उससे भी पहले गायन के बाद काव्य आता है। काव्य में भी कौन सा काव्य सिखाया जा सकता है गोस्वामी जी? वो है चित्र काव्य। चित्र काव्य में दिमाग से बनाई हुई कविताएं होती हैं। हृदय और दिमाग, ज्ञान और संवेदना का सम्मिश्रण नहीं होता है। चित्र काव्य में ये होता है कि साहब इधर से पढ़ो तो एक, इधर से पढ़ो तो एक, इधर से पढ़ो तो उल्टा सीधा एक समान हो जाएगा। तिर्यक बंद होंगे, त्रिकोण बंद होगा, पर्वत बंद होगा, गोलाकार बंद होगा, चंवर बंद होगा। तो ऐसी आकृतियों में शब्दों को ढाल दीजिए। तो उन आकृतियों में शब्दों को ढालना चित्र काव्य कहलाता है। और चित्र काव्य काव्य की सर्वोत्कृष्ट कोटि नहीं है। केशव दास ने इधर से पढ़ो तो एक तरह का, उधर से पढ़ो तो एक तरह का, ऐसे पढ़ोगे तिरछा, फिर अष्टकोणीय होगा, जैसे कि आप हेक्टागन्स और वो सब दिखा रहे थे। तो वैसे भी कविता लिखी जाती थी। माँ सम सोम सजे बन बीन नबीन बजे सम सोम समा। अब इधर से पढ़ लीजिए, माँ सम सोम सजे बन बीन नबीन बजे सम सोम समा। मानव ही रही मोरद मोद दमोदर मोहि रही बनमा, मानव ही रही मोरद मोद दमोदर मोहि रही बनवा। तो ये शब्दों का एक चमत्कार है, ये चित्र काव्य है। ऐसे ही कृष्ण का एक तरफ से पढ़ो तो कृष्ण, एक तरफ से पढ़ो तो राधा, ये ज्यादा कठिन है। पंडित ऋषिनाथ चतुर्वेदी जी ने, आगरा वालों ने ऐसा किया। राधा हरौ कष्टै तीव्र धारा, रामा हरे कष्टै तीव्र धारा, रामा हरे कष्टै तीव्र धारा। और इधर से पढ़ोगे तो राधा का हो जाएगा, राधा व्रति इष्ट करें हमारा, और रामा हरे कष्टै तीव्र धारा। तो ये इसमें क्या था कि आपने अपना बौद्धिक कौशल भी लगाया और अपनी भक्ति का भाव भी दिखाया। मित्रों, ये जितनी भी लोक रंजित कलाएं हैं, ब्रजभूमि उनसे संपन्न रही है। और ये भले ही जलरंगों में बना दें, लेकिन सांझी की जो आस्था है वो एक दिन की है। अधिकतम मंदिर में रहेगी तो 5 दिन की है।
एक दिन बनाओ और भूल जाओ और बहा दो। तो क्या है, इसमें कलाकार के अहंकार के विरुद्ध ये परंपरा आई कि 4 दिन रख के वो दिखाने का अहंकार ना हो कि देखो मैंने ऐसी बनाई, अरे बनाई, दिखाई, भाई उड़ाई। तितली की उम्र कितनी होती है? 1 दिन, 2 दिन। फूल की उम्र कितनी होती है? 1 दिन, 2 दिन, दूसरे दिन मुरझा जाता है। लेकिन 1 दिन खिलकर वो आपकी आंखों में सदा के लिए समा जाता है। तितली की पकड़ को और जकड़ को आप अनदेखा नहीं कर सकते। कैफ भोपाली साहब नाम के एक शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि गुल से लिपटी हुई तितली को हटाकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को हटाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। एक फूल जिसकी उम्र 1 दिन, एक तितली जिसकी उम्र 1 दिन, कभी किसी आंधी में उस गुल से लिपटी हुई तितली को किसी बड़ी आंधी से विचलित होते हुए नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि कोई भी कला 1 दिन भी अगर रहती है और कितने 12 घंटे के श्रम से बनती है, और 12 घंटे के श्रम में जो ज्यामितिक भूगर्भीय रचना है, भूमिति है, उस भूमिति का ज्ञान, कहाँ त्रिकोण है, कहाँ वर्ग है, कहाँ गोलाकार है, ये सब चाहिए। क्योंकि ब्रज क्षेत्र वन्य क्षेत्र रहा है, तो वन बाग तड़ाग जितने भी हैं, पुष्प हैं, वाटिकाएं हैं, कुंज हैं, इन सब में उपवनों का आनंद है। आपको किसी और क्षेत्र में बगीची संस्कृति नहीं मिलेगी। हमारे मथुरा में, ब्रज में, हाथरस में बगीचियां हैं, और वो बगीचियां क्या हैं? वो सब ब्रज कला केंद्र हैं, वो सब की सब ब्रज एकेडमी है। मैं उसी बगीची का उत्पाद हूँ। श्याम बाबा की बगीची से मैंने कविता छंद बनाना सीखा हाथरस में। तो वो बगीचियां जो हैं उनमें भी झांझी बनती थी, उनमें भी चित्रकारी होती थी। तो एक कविता में आपको आश्चर्य होगा, शायद आपकी जानकारी में न हो, और ये जानकारी मेरे पास भी अभी आई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो एक बहुत अच्छे कवि हैं, इसकी जानकारी कम को है, और वो काफी पहले से कविता लिखते आ रहे हैं। मैं उनकी एक कविता बताता हूं, शायद वो झांझी कागज पे शब्दों में उतार रहे थे। जब से मैंने इस संगोष्ठी के बारे में सुना कि ऐसा हो रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि झांझी कला पर मथुरा आकाशवाणी से कितने कार्यक्रम आपने किए हैं, मैं भी वहीं से आया हुआ हूं। मोदी जी की कविता सुनिए साहब। वो कविता है कि मेरे आसपास खींचो शब्दों का एक चक्र। आसपास खींचो, बनाओ नहीं। खींचो का मतलब यह है एक परकाल है और आपने बिना उठाए एक चक्र बना दिया। और शब्द तो एक एक टुकड़ा है, शब्द खींचे नहीं जा सकते, शब्द रखे जा सकते हैं, शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मेरे आसपास खींचो शब्दों का एक चक्र, फिर उस चक्र को चौरस करो। आई साहब आपकी ज्योमेट्री। फिर उस चक्र को चौरस करो और चक्र के चौरस में जड़ो। यानी अभी चक्र खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने गोले को ऐसा करके वर्गाकार बना दिया। वो कहते हैं कि उस चक्र के चौरस में जड़ो रंग बिरंगे कंचों जैसे शब्द, तरल कंचों जैसे शब्द, कांच के शब्द, सांच के शब्द, आंसू जैसे शब्द। अब देखिए क्या रूपांतरण उस झांझी का हो रहा है। गोल से चौकोर, चौकोर के किनारों पर ये मणि योजना, कांच जैसे, कांच से फिर सांच जैसे, तो कांच तरल, गीली हलचल वाले। फिर अचानक कहा आंसू जैसे शब्द। आंसू, करुणा जब तक नहीं होगी तब तक कोई चित्रकारी नहीं बनेगी, लेकिन करुणा ज्यादा देर नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं पूर्ण विराम जैसे शब्द। अब पूर्ण विराम जो है खड़ी पाई है, फिर एक रेखा गणित आ गई। उसके बाद कहते हैं कि अपने आसपास, विशेषणों के आसपास खींचो लक्ष्मण रेखा। जितना नुकसान होता है विशेषणों से होता है। महामहिम पूज्य महाराजाधिराज
राम रहीम, नहीं जितने भी आपने विशेषण लगा दिए, मैसेंजर ऑफ गॉड, ये सब विशेषण है। तो इनसे इनके आगे खींचो लक्ष्मण रेखाएं, या किसी की निंदा महामहिम बनाओ, या किसी को निकृष्ट शब्दों से अलंकृत करो, ये सब विशेषण हैं। तो विशेषणों के आगे लक्ष्मण रेखाएं खींचो तो मर्यादाओं में रहो, मर्यादा राम की, उनके नाम की, और वहां केंद्र में रखो क्रियापद। क्रियापद भी व्याकरण का शब्द है, जैसे विशेषण। क्रियापद मतलब वर्ब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, करना। और फिर कहते हैं कि वहां खेलो शून्य गुणा का खेल, झांझी, सांझी, लोक कलाएं, ये सब शून्य गुणा का खेल है। आप पूछ रही थी कितने पैसे लगते हैं, शून्य में आप करोड़ रुपए का गुणा कर दो, इतने लगते। क्या मिला? शून्य। शून्य में किसी का भी गुणा कर दोगे तो ये शून्य में गुणा, उन संख्याओं पर मत जाओ। शून्य में गुणा का खेल खेला तो आपके अंदर कलाएं अपने आप जन्म लेंगी। उस शून्य को देखिए। फिर कहते हैं कि उसके बीच में क्रियापद रखकर फिर से बनाओ एक चक्र अनंत तक का। तो क्या है ये ज्योमेट्री ही, ये जो सांझी है, ये अनंत तक बनने वाला चक्र है। अगर आप इसको जोड़ते हो ईश्वरीय गतिविधि के साथ, इसको अगर आप पूजा अर्चना से जोड़ते हो, तो ये सहज नहीं है। एक दिन की उम्र है, उस एक दिन की उम्र में कितना जीवन जीना है। सूखी मिट्टी से बनाना है। कुंवर बेचैन कहते हैं कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी तत्क्षण बाहर उड़ जाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, बौछार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी को अनेक उपक्रमों से रोकने का प्रयत्न एक तो ऋतुओं के हिसाब से किया। शरद ऋतु में मलयानल बहती है, शीतल मंद सुगंधित समीर, वो उड़ाती नहीं है, अंधड़ नहीं लाती। इसलिए सांझी बनाने का सबसे उपयुक्त और सबसे अनुकूल काल जो है वो शारदीय ऋतु का है। और टेसू झांझी की शादी भी शरद ऋतु को हुई थी। तो देखिए सारी कलाओं का, झांझी का, टेसू का, वो तिर्यक ज्योमेट्री में बैठा हुआ बर्बरीक जो है, उसके गाने हमने गाए हैं। कितने आकार की हो, 6x6 की हो, 9x9 की हो, अरे भैया जितना तेरे पास साधन है उतनी बड़ी सांझी बना ले। लेकिन पहले उसका प्लेटफॉर्म बना, फिर उस पर ऐसा करके रंग जो प्रकृति के रंग हैं, सूखे रंग हैं, वो हों। लेकिन अब चूंकि सुविधाएं हैं, एक्रेलिक कलर्स हैं, उसमें ज़रा सा पानी मिलाइए, सांझी बनाने में 10 घंटे 12 घंटे नहीं लगेंगे, 12 मिनट में भी आप बना दोगे। फिर एक काल वो भी आया जिसमें कि स्टेंसिल्स काट के, गऊ के, बेल बूटों के, पत्तों के इस्तेमाल सांझी में किए गए। हमने स्टेंसिल काट के खड़िया के चूरे से गऊ बनाई गोबर के ऊपर। तो स्टेंसिल काटना भी सांझी कला का एक अंग है। और उससे जिनको कम रेखाओं पर पकड़ है वो भी बना सकते हैं। मित्रों, असल चीज़ तो ये है कि हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। साधन तो जुट जाते हैं। मेरा एक गीत है, वो भी मैं अपना सुना के अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मुझे भी बहुत सारे कवित्व पद मिले। संगीत शिरोमणि हरिदास गोस्वामी ने, हरिदास जी ने बहुत लंबे लंबे पद बनाए हैं। उसमें सांझी में क्या क्या माल डलना चाहिए वो भी बताया है। कहो तो बता दूंगा आपको। वो कहते हैं कि राधा आई सांझी बनाने के लिए, तो उनके साथ सखियां भी आईं। अब कृष्ण तो मिलना चाहते हैं, संध्या की बेला है, तो वे स्वयं एक कन्या का, एक गोपी का रूप धर के उनमें शामिल हो जाते हैं और मिलके बनाते। तो इसीलिए जितनी भी सांझी हैं उनके मूल में, वृत्त में राधा कृष्ण की छवि आपको मिलेगी। ये उन्हीं की बनाई हुई है, क्योंकि क्रियापद के चारों ओर एक अनंत तक का चक्र बनाया हुआ है। वो चक्रधारी का चक्र है, चक्रधर का नहीं। वो बन गया। तो केंद्र में आप रखते हो ना गोस्वामी जी, बीच में राधा कृष्ण को। तो वो है कि
चलत चाल मराल बालसी राधा सखियन मांझ। मराल जैसी बाल जैसी चाल से राधा चलती हुई आई। बीनति फूलनी जमुना कूलनी खेलत सांझी सांझ। सांझी खेल रही हैं मतलब बना रही हैं। कैसे? फूल बीनती हुई और जमुना के केलों पर खेलती हुई। तो सांझी क्या है? ये कोई परिश्रम नहीं है, ये खेल है, उल्लास है। जाल रंध्र देखत मनमोहन दृष्टि परी ब्रजबाल। तिरिया रूप कियो है तब ही आए मिले तत्काल। तिरिया रूप धर के महाप्रभु प्रविष्ट हो गए वहां। अब वो क्या क्या बीनती हैं। बीनत फूल अकेली हेली को है तू सुकुमार। राधा पूछती हैं तू कौन है सुकुमारी? कौन गांव बसती हो सुंदर कहाते हारो नाम। ये बतरस तो ब्रजरस है। आज वो अबीर भई है प्यारी चलो हमारे धाम। नंदगाम में बास बसती हो सांवरी मेरो नाम। सांझी मिस आई हो या बन में कूंजे मन में काम। अब देखिए क्या सोन जूही चमेली चंपा राई बेली और बेली। गुला बांस के गेंद परे का करत परस्पर केली। कमल कनेर केत की निबोरा सेवती सदा गुलाब। गुल तुर्रा और सदा सुहागिनी फूलन की भरी छाव। कौन कौन लगी हुई हैं? ललिता चंपक लता विशाखा श्यामा भामा जेह। चंद्रभगा तुंगा चंद्रावली अहिकरी अति अति नेह। क्या सामग्री है और कितनी सखियां मिलकर बना रही हैं। इससे पता लगता है कि सांझी एकल कार्य नहीं है, एक सामूहिक कला का नाम है। सब मिलकर सांझी बनाते हैं और बनाने के लिए सुमित जैसा संकल्प चाहिए। साधन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा एक लंबा गीत है, उसका एक अंतरा सुनाता हूँ। राधा रानी तो प्रेम की रानी है, प्रेम की देवी है। प्रेम ही बस चाहिए और कोई उपादान नहीं। प्रेम अगर होगा तो सारे घटक तत्व तो अपने आप एकत्र हो जाएंगे। अगर श्रद्धा है, अंतर्भाव है। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। अनुभव का लेना हो, अनुभव का देना हो, जीवन में आपस का ये लेना देना हो। स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो तो सिर्फ 2.5 आखर प्रेम के, सिर्फ 2.5 आखर की हल्की सी छुअन से तर जाएं कलाएं हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा आप 2 मिनट इस विषय पे कुछ विचार। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम भाटिया जी, अशोक चक्र जी, विष्णु जी और गोस्वामी जी सबका हम इस्कॉन की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। चूँकि ऐसा कार्यक्रम यहाँ होना ही चाहिए। अभी हम 2-3 दिन पहले मॉस्को में था। हमारे प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण और राधा रानी को कहाँ नहीं पहुँचाया। मैं 1 हफ्ते वहाँ पे रहा और देखा कि जो रशियन हैं जिनको कोई भाषा नहीं आती लेकिन राधा और कृष्ण को जरूर जानते हैं। तो ब्रज का जो लीला है प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में पहुंचा दिया। तो हम चाहते हैं कि जो सांझी के बारे में चर्चा किया हमें खुद नहीं पता था, तो इसलिए आज हम जब यहाँ पे आए तो सांझी के बारे में जानकारी हुई। अशोक चक्रधर जी कि जब हम बचपन से इनको सुनते आए हैं, अच्छा इनसे सांझी के बारे में सुना तो दिल प्रभावित हो गया। हम चाहते हैं कि इसी तरह से ब्रज कला केंद्र का जब भी कोई कार्यक्रम हो तो अगर इस कान में हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने है ना
वो चाहते थे कि जो ब्रज है, वृंदावन धाम है, देखा हमारे प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम और आपका जगन्नाथपुरी धाम का पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है ना। न्यू वृंदावन अमेरिका में जो बना 5000 एकड़ में पूरा वृंदावन धाम पहुंचा दिया। तो ब्रज कला केंद्र का जो अभी बता रहे थे अकादमी, वास्तव में बनना चाहिए। अब क्यों नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और जब महेश शर्मा जी वचन दे दिया है तो मैं साथ दूंगा, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे करीबी हैं। इस काम से बड़ा अच्छा उनका संबंध है शर्मा जी से। तो हम और अशोक चक्रधर अब विष्णु जी मिलते हैं और कहते हैं कि आपको करना है ना। हेमा मालिनी जी तो मथुरा के इसमें सांसद भी हैं, जो कि इस काम से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। तो हमको एक चलना चाहिए और आग्रह करना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि हर कार्य संभव है अगर हम संकल्प ले लें और चाह लें और राधा रानी कृपा हो जाए तो हर चीज़ क्या है, संभव है। तो राधा अष्टमी के इस विशेष पावन पर हम एक कार्यक्रम मना रहे हैं। तो राधा रानी जी की इच्छा से ये भी संभव है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मुझे बड़ी ये कहते हुए प्रसन्नता है, स्वामी जी ने अभी जिक्र किया कि श्री प्रभुपाद जी हमारे धर्म को, हमारे संस्कारों को हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर ले गए। और कौन सा संसार में ऐसा स्थान है जहाँ पर कि अब ये प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा उपकार इस्कॉन ने हिंदू धर्म पर किया है आज की तारीख पर। पूर्ण मेरी श्रद्धा है, सभी की श्रद्धा होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं आपको बताने में बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि ये सांझी कला, अशोक भाई, ये सांझी कला, इसके ऊपर कितनी गोष्ठियाँ, कितने प्रदर्शन मथुरा में ही हो रहे हैं। ये पहली अवसर है कि मथुरा ब्रज से बाहर ब्रज कला केंद्र ने ये कदम उठा करके सांझी कला पर ये गोष्ठी और ये प्रदर्शनी रखी है। इससे हमारा केवल ब्रज में ही हम मजबूर होते रहे तो वही स्थिति होगी जो हमारे गोस्वामी जी ने चर्चित की, जिसको सुनकर के दिल रोने लगा था। जब ये पूछा कि ये एक प्रचार क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि कोई भत्ता, कोई साधन, कोई आमदनी इस कला को करने से नहीं होती है। और जहाँ देखिए कलाकार को दैविक भत्ता भी नहीं मिले, दैनिक भत्ता भी, तो वो कला का लुप्त होना अनिवार्य है। अशोक जी भी इस पर करेंगे। कलाकार हैं, कलाकारों की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान और उनकी देखरेख राजा महाराजा हमेशा से करते आए हैं। हम ब्रज कला केंद्र में यही हमने प्रण लिया है कि दिल्ली का ब्रज कला केंद्र ब्रज की कलाओं को, ब्रज के साहित्य को, ब्रज की लीलाओं को ब्रज से बाहर और ब्रज के कलाकारों को एक वो मंच प्रदान करेगा जिस पर कि दिल्ली के भी शासक और व्यक्ति, अंतर्राज्यीय आए हुए नागरिक उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी के पास सांझी के इतने चित्र हैं। हम उन सब चित्रों का संग्रह करके हमने ब्रजधाम में, जिसका की फोटो आपके कार्ड पर छपा है, ये 600 सीट का ऑडिटोरियम, 22 कमरों का रहायशी स्थान, कला का संग्रहालय, अन्वेषण का स्थान, ब्रज की संस्कृति का अनूठा स्थान ये बनने जा रहा है। वहाँ पर हमने ऐसा प्रबंध किया है कि कोई व्यक्ति
अगर पूरे ब्रज की कलाओं के लिए ब्रज नहीं भ्रमण कर सकता तो वहाँ चित्रकला प्रदर्शनी से देख ले कि ब्रज क्या है, ब्रज के ठाकुर जी क्या है, ब्रज के स्थान क्या है, ब्रज की धार्मिक स्थान क्या है, ब्रज की कला क्या है। उन्हीं चित्रों में 80 चित्र का हमने बना करके वहाँ पर एक प्रदर्शन गैलरी में प्रारंभ किया है। उसी प्रदर्शन गैलरी में स्वामी जी आपकी सारी सांझी कला की चित्रों का हम पूरा एक कक्ष बना करके सांझी कला के नाम से प्रदर्शन करेंगे और इसके सहयोग में, इसके उत्थान में सहयोग करेंगे। तीसरा मेरा ये भी आप प्रार्थना है कि हम सरकार से ये विनती करेंगे, चाहे ब्रज भाषा अकादमी या ब्रज अकादमी के मार्फत करें, कि ऐसे कलाकार, ऐसे साहित्यकार और ऐसी कला के निर्मित करने वाले जो कि लुप्त होते चले जा रहे हैं, उनकी जीविका अर्जन के लिए मासिक व्यय भत्ता जरूर प्रोवाइड किया जाए। जब स्वतंत्रता सैनिकों को किया जा सकता है, जबकि राजनीतिक व्यक्तियों को किया जा सकता है, तो कलाकार को क्यों नहीं किया जा सकता। हम ये भी प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि आपको इस कारण से, इस कला से हटने की आवश्यकता न पड़े। मैं अशोक भाई आज मौजूद हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अशोक भाई के पिताजी ने ही ब्रजकला केंद्र की नींव रखी थी। अशोक भाई हमारे एक अंग हैं, कवि के रूप में ये कम आते हैं, ये ब्रज के आत्मीय जन के रूप में ज़्यादा आते हैं। बड़ा एक मैं चुटकुला सा सुना दूं कि आज तक अशोक जी को ब्रजकला केंद्र ने कोई पारितोषिक नहीं दिया, कोई मेहनताना नहीं दिया। पिछली बार हमारे अध्यक्ष महोदय की जिद के कारण एक लिफाफा अशोक जी को पकड़ाया गया, तो बोले भाई किससे पूछ करके ये लिफाफा दे रहे हो, और वो भी अशोक को। क्योंकि मैं मौजूद नहीं था कि उत्तर देता व्यक्ति था। अशोक जी बोले भाई ब्रजकला केंद्र में अगर ये प्रारंभ हुआ है तो सिर माथे, मैं तो ब्रजकला केंद्र का अनुग्रहित हूँ कि आज उन्होंने दिया और इसका ऋणी हूँ। ये भावना अशोक जी ब्रजकला केंद्र के लिए रखते हैं। मैं अशोक जी मुँह से ना लोगे गुरु, ये बता दूं, हाँ कोई और से ले लोगे। यही प्रेम जो है हम ब्रजकला केंद्र के सदस्यों को प्रेरित करता है कि हम यहाँ दिल्ली में कार्य करें और दिल्ली में रह करके उन व्यक्तियों को तलाश करें जो कि हमारे साथ जुड़ सके। इसी क्रम में हमारे साथ आज हमारी बहुत ही बड़ी जर्नलिस्ट तिवारी जी मौजूद है। तिवारी जी उठिए, बहुत अच्छी ब्रज से जुड़ी हुई है, हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है और बहुत ही लेखक हैं। ऐसे ऐसे कलाकार हो वो सब हमारे साथ, जो हम छांट छांट करके ब्रजकला केंद्र से जोड़ रहे हैं, जिससे कि ब्रजकला केंद्र हमारी और गति से चल सके। आज भाटिया जी ने और अपना गोस्वामी जी ने हमसे कोई भी शुल्क किसी किस्म का नहीं लिया है और ब्रजकला केंद्र के इस मंच पर उन्होंने आकर के इस कला की भी सेवा की है, इस कलाकृति की भी सेवा की और ब्रजकला केंद्र की तो सेवा की है, बल्कि हमको ये मौका दिया है कि अब हम इनकी समस्याओं को और देख करके आगे बढ़ा सकें। मैं इसके साथ ही भाटिया जी से कहूँगा कि अपना सब संबोधन करके। धन्यवाद ज्ञापन तो आप ही दीजिए ना। अरे धन्यवाद का काम, हाँ बोलिए, बताइए। हाँ अशोक अधूरा है, अशोक अधूरा है, बिना कविता के अधूरा है। तो अशोक भैया ये जब चीज है तो कचू कचू वो 56 इंच वाली तुम लाए गुरु, वो कैसी रही 56 इंच वाली?
मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो उपयोग है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, उस सिलसिले में अगर कोई बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी ऐसे कवि से जिसकी एक पुस्तक का नाम गोलगप्पे हो, उसके नेपथ्य में पीछे दाईं ओर गोलगप्पे रखे हों और ये समय दिया गया हो गोलगप्पा खायन का, उस समय कोई काव्य गायन में मेरा मन नहीं लगेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। गोल साहब आ गए। चलिए साहब, ये मौसम थोड़ा अभी आए तो आप बैठें साहब। मुझे बड़ी खुशी है कि गोयल साहब हमारे ब्रज कला केंद्र से सदैव जुड़े रहते हैं और शायद 1-1.5 साल पहले आप रिटायर हुए, तो मैं आप ही को समर्पित करता हूँ एक कविता। अगर मुझे वो मिल जाती है, नहीं भी मिलती है तो मैं बनाता हुआ सुना सकता हूँ उसको। एक और भी तरीका होता है कि इसकी सर्च में चले जाओ तो भी मिल जाता है। वैसे आपने थोड़ा विलम्ब किया है। सुमित गोस्वामी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था सांझी कला के बारे में। और चलिए, कल क्या हुआ कि हमारे एक मित्र हैं जो दंत चिकित्सक हैं, वो 60 साल के पूरे हुए। उनके लिए मैंने कुछ लिखा था। जा इसलिए नहीं पाए कि राम रहीम का जो नकली सौदा था वो सच्चा तो नहीं था। उसने हर डेरे पे पाबंदी लगा दी। दिल्ली तक वो उनके गण आ गए। खैर, हम उन तक न जाएं। ये 60 साल का इंसान कैसा होता है? आप तो हो चुके हैं अभी तो चलिए 65 तक का कर लेते हैं। ये 60 से 65 तक का इंसान पहले होता होगा, न बूढ़ा होता है न जवान। ये इतना भी मान लेना चाहिए, है ना। ये 60-65 साल का इंसान बूढ़ा होता है न जवान, न वो बच्चा होता है न वो बच्चों की तरह कच्चा होता है। वो पके फलों से लदा एक पेड़ होता है और लोग कहते हैं कि अधेड़ होता है। बच्चे उससे कतराते हैं, जवान सुरक्षित दूरी अपनाते हैं और बूढ़े उसके मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं, क्योंकि वो वेल कैलकुलेटेड, कल्टीवेटेड, पूर्व नियोजित और बार बार संशोधित पंगे लेता है। अपने पकाए फल, अपनी माया, अपनी छाया आसानी से दूसरों को नहीं देता है। वो बरगद नहीं होता, बल्कि अगस्त के महीने का पस्त लेकिन मस्त आम का पेड़ होता है। आप कहते रहिए क्या देड़ होता है। यही वो उम्र है जब इस कारण या उस कारण या कभी कभी बिना किसी कारण अंदर के बहुत अंदर सुरेश जी कुछ क्रैक होता है। और यही वो उम्र है जब वो हिम्मत न रखे तो हार्ट अटैक होता है, लेकिन सारे झटके झेल जाता है, जिंदगी को खेल जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका खुद का बनाया हुआ घोंसला होता है। इसीलिए जीवन जीने का हौसला होता है। यही वो उम्र है वासुदेव जी जब वो प्रैक्टिकल में असफल हो जाए तो थियरी में ट्राई करता है। और यही वो उम्र है जब वो बालडाई करता है। यही वो उम्र है जब वो उम्र के विशिष्ट तत्व को प्राप्त होता है। और यही वो उम्र है प्रभु जी जब वो गंजत्व को प्राप्त होता है। तो ये उम्र नहीं है, बल्कि चुलबुले बुलबुलों का एक बवाल है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। तो हे खामा खां अपने खुद को समझने वाली लाठियों, युवा साथियों नहीं साथियों, माना कि जिंदगी
एक फुटबॉल है, एक तरफ चिकनी एक तरफ रेगमाल है, लेकिन फिर भी पुरानी खुशबुओं का रुमाल है। तो उमरिया की डगरिया के इस 60-65वें मील पत्थर पर जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबका इस्तकबाल है। जी 1 मिनट में ना निपटेंगे, ये बड़े भारी पड़ जाए। ना पड़ेंगे, बोलन दो। कछु बोलोगे क्या? अरे लो, यहीं बैठे बैठे बोल दो। चलिए, आपका आज्ञा का पालन करता हूँ। हाँ लाओ, चलो ये हाँ, करना है काम? करो, काम कर लो। ये अच्छा है कि वो अच्छा है? जहाँ से हाथ लगा दोगे वो ही अच्छा हो जाएगा। चलिए साहब, इसका स्रोत तो ब्रजकला केंद्र ही है, इसके निर्माण का। क्योंकि जब आपने परम आदरणीय हेमा मालिनी जी को बुलाया था, मुझे ब्रज विभूति सम्मान दिया गया था, और उन्होंने जिस निगाहों से मुझे देखा उससे लगा कि वो मुझे ब्रज भभूत के लायक भी नहीं समझती हैं। विभूति तो बहुत दूर की बात है। मैं भी कहीं से हारा थका आया था, कुर्ता भी फटे हाल था। तो वो तो अपना भाषण देके उतर रही थी कि मथुरा तक मेट्रो आ जाएगी, और ऐसा कुछ उद्घोषणा करी थी उन्होंने। कितने खरंजे बनवा दिए ब्रज की गलियों में, तालियां बजी। वो उतरने लगी तो आदरणीय विष्णु जी ने रोका, रुकिए, अभी आपको एक काम और करना है। तो उन्होंने, आपको मालूम होगा कैसा चेहरा बना के कहा था, क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा एक ब्रज विभूति सम्मान देना है। तो उन्होंने पूछा किसे देना है? तो फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। मुझे हैरानी है कि उन्हें मुझ में ऐसा कोई तत्व दिखाई नहीं दिया कि ब्रज विभूति के लायक हो सकता है। खैर, जब रोक लिया गया तो उन्होंने बाकायदे, मेरी माँ भी थी वहाँ पे, मेरी पत्नी भी थी, मुस्कुरा के, कैमरा आते ही तो मुस्कुराने लगती हैं। तो फिर आदरणीय ने मुझे भी मौका दिया। तब तक मैंने भी अपनी खोपड़ी थोड़ी सी चलाई, एक कॉलम लिखता हूँ चौरे चंपू। तो ये वहीं की रचना है, उसका थोड़ा सा मैं दिमाग में था, लेकिन उस अंतराल में जब तक कि विष्णु जी बोलें, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो सबको धन्यवाद देते हैं, तो मुझे समय मिल गया। तो वो मैंने कहा उनसे कि आदरणीय आप ले आएंगी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब मथुरा तक मेट्रो आ जाएगी तो उसमें उद्घोषणाएं कैसी हुआ करेंगी, इसको लेके मेरा चाचा और चंपू बात कर रहे हैं, कैसे उद्घोषणा होगी। राधे राधे, जे मथुरा मेट्रो है, जहाँ में आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली पियाऊ को है। दरवाजा उल्टे हाथ माऊं खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ई या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे फट सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजानते चिपकवे की जरूरत ना है, फंस गई तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। गुटखा खाएबे की और बीड़िया पीवे की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया ते तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तन कुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो गयो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े को पहले जगह दियो। ईमानदारी ते टिकट लेके चलबे को काम है, ज़्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे राधे। हमारे इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती मीरा गोयल से प्रार्थना करूंगा कि हमारे इन सम्मानीय कलाकारों का स्वागत करें पटका पहना करके, और साथ में श्रीमती उर्वशी मित्तल जो हमारी मीडिया इंचार्ज हैं वो भी आए।
और सबका स्वागत सम्मान। श्रीमती पूनम यादव भी पधारे हैं। मैं कहकशा त्यागी जी से प्रार्थना करूंगा वो भी आए, हमारी सांस्कृतिक मंत्री हैं ब्रजकला केंद्र की, आए। अच्छा अच्छा, आज हमारी VSS मेंबर अमिता गर्ग आई हैं, बहुत दिनों बाद आई हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। हैं अच्छा, हाँ जी यादव जी, अरे वाह, आप सीमा आइए आइए। देखो एक आप अशोक जी को और दे दीजिए। सीमा खेतान जी हमारी नई संरक्षक सदस्य बनी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। बहुत ही ब्रज से जुड़ी हुई हैं और बहुत श्रद्धा रखती हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। सीमा जी आपका। हमारे अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। अग्रवाल साहब आप आगे पधारिए, यहाँ आइए आइए। भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल श्री गोयल साहब मौजूद हैं, मैं उनका श्रीमती और श्री गोयल साहब का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुराइला जी से कहूँगा उनको पटका बना करके स्वागत करें। ये दोनों को दो। ये गले में पटका डालने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? ये शोध का विषय अब हमारा कार्यक्रम, हमारे अध्यक्ष महोदय अपने ब्रजवासियों को और मथुरा से जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, और ख़ास तौर से विष्णु जी जो इसको बड़ी लगन के साथ सुबह उनके साथ मेरे ख्याल से सुबह ब्रजकला केंद्र चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक इसके लिए लगे रहते हैं। और जिस तरह से इसकी तरक्की हुई है और जिस तरह से फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और इस फंक्शन के लिए मीरा गोयल का काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने अपने तन मन धन से सब तरह से हमारी मदद की है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से वासुदेव जी ने इस बार अपने नेबरिंग कंट्रीज को जोड़ा है तो और भी नेबरिंग कंट्रीज हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। और ब्रजकला केंद्र जैसा कि ब्रज का नाम है, भगवान कृष्ण की चारों पूरे दुनिया में मान्यता है, उसी तरह से अपने ब्रजकला केंद्र की भी हर साल दिन पर दिन में मान्यता बढ़ती चली जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे मंत्री महोदय धन्यवाद दें। अरे अतिथियों का आप आइए। हमारे मंत्री श्री विश्वनाथ जी अग्रवाल, इन्होंने नया चार्जभार संभाला है और आज ये कार्यक्रम सब इनके ही कार्य प्रयासों से हुआ है। मैं इनका बहुत ही इनका क्या अनुग्रहित हूँ, इनका कर्तव्य कर रहे हैं, मेरा पूरा सहयोग है। आप सूचना के लिए यहाँ पर आप नाश्ता पानी जलपान है, उसके पश्चात जब आप ऑडिटोरियम में जाएंगे, ऑडिटोरियम की लॉबी में स्वामी जी ने और श्रीमती यादव जी ने 2 कलाकृतियाँ बनाई हैं सांझी की। एक कलाकृति है गोबर की जो कि प्लाईवुड पर बनाई गई है, वो श्रीमती यादव जी ने बनाई है, और 2 कलाकृतियाँ पानी पर बनाई गई हैं। एक पानी के नीचे है, एक पानी के ऊपर है,
वो दोनों कलाकृतियाँ स्वामी जी ने बनाई हैं। लेकिन उसको देखते समय एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जरा भी वो टेबल हिल गई या वो बर्तन हिल गया तो वो कलाकृति टूट करके नीचे चली जाएगी। तो ऊपर से ही देखिएगा, बहुत ही एक अभूतपूर्व प्रदर्शन दिल्ली पे पहली बार इस चीज़ का कला का हो रहा है, जिसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया है और जिसकी प्रेरणा स्रोत हमारी मीरा गोयल, सीमा खेतान जी, उर्वशी जी रही हैं कि भाई साहब ये सांझी की कला पर हमको आगे बढ़ना है। ये इन्हीं हमारी नारी शक्ति का प्रभाव है कि हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आप यहाँ से ऊपर देखेंगे, वहाँ पर हॉल में हमारा शुरू में दीप प्रज्वलन, गेस्टों को आदर करने का, हमारे कलाकारों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम है। उसके पश्चात श्रीमती उमा शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करके अपना ब्रज में रह करके श्री राधा के ऊपर हर स्थान को विजिट करके वहाँ पर कार्य किया है, उसकी फिल्म बनाई है, उसके ऊपर नृत्य नाटिका तय की है। वो फिल्म जो कि सरकार के द्वारा सांस्कृतिक विभाग के द्वारा है, उसका प्रदर्शन होगा और उसके पश्चात श्री राधा के ऊपर, श्री राधा की लीलाओं के ऊपर उनके समूह का शिष्यों का नृत्य होगा, जिसका आप आनंद लेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमारी सभा विसर्जन होती है। आप नाश्ते के लिए, जलपान के लिए आमंत्रित हैं। आइए।
है।